हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस पार्ट 8 जीडीआर, एडीआर एंड आईडीआर। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, प्रोसेस एंड एडवांटेजेज ऑफ जीडीआर, एडीआर एंड आईडीआर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, जिसको हम शॉर्ट में जीडीआर के नाम से जानते हैं। जीडीआर, एडीआर एंड आईडीआर की नीड जो है हमारे इंडिया में क्यों हुई और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो जैसा अभी हम पढ़ रहे थे कि कंपनी को जब फाइनेंस की नीड होती थी तो कंपनी शेयर्स, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स या रिटेन्ड अर्निंग ऐसे मेथड्स यूज किया करती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी में सुधार होने लगा, हमारा इकोनॉमी जो है वो डेवलप्ड होने लग गया, तो वैसे वैसे गवर्नमेंट को भी जो है नीड महसूस हुई कि इस हम इकोनॉमी को और अच्छा कर सकते हैं। तब गवर्नमेंट जो है वो एलपीजी पॉलिसी लेके आई, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी। तो इस प्रोग्राम में क्या हुआ था, गवर्नमेंट कंपनी ने जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी, जो हमारी इंडियन कंपनी थी, उनको ये परमिशन दिया कि अब वो अपने फाइनेंस को अब्रॉड से भी रेज कर सकते थे। कहने का मतलब है कि पहले वो सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर ही फाइनेंस के लिए हाथ पैर मारते थे, अपने कंट्री के अंदर से ही वो फाइनेंस जुगाड़ कर पाते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने उनको दूसरे देशों से भी फाइनेंस रेज करने के लिए परमिशन दिया। इस केस में इंडियन कंपनी जैसे वो अपने कंट्री में शेयर और डिवेंचर इशू किया करती थी, वैसे ही सेम अब वो फॉरेन कंट्री में भी अपने शेयर्स और डिवेंचर्स इशू कर सकती थी। और उन्हीं को हम जानते हैं जीडीआर, एडीआर एंड आईडीआर के नाम से। तो सबसे पहले ये जीडीआर का कॉन्सेप्ट था, ये क्या था? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन विच अ कंपनी लोकेटेड इन डोमेस्टिक कंट्री इशूज वन और मोर ऑफ इट्स शेयर आउटसाइड डोमेस्टिक कंट्री। यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो एक कंपनी जहाँ पर वो इस्टेब्लिश है, जो इसकी डोमेस्टिक कंट्री है, वहाँ वो एक या एक से ज़्यादा शेयर इशू करती थी। किस कंट्री को? अपने कंट्री के आउटसाइड किसी दूसरी कंट्री को। तो उसको हम कहते थे जीडीआर। और जो शेयरों की लिस्टिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज में, तो जीडीआर की लिस्टिंग कहाँ पे होती थी? किसी भी अमेरिकन या यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में जीडीआर को हम लिस्ट करा सकते थे। और जिसके पास भी ये जीडीआर होता था उसको हम कहते थे जीडीआर होल्डर, यानी जो बियरर करके दो या फिर जिसके पास भी जीडीआर गया, जिसके भी हाथ में जीडीआर है, वो उस जीडीआर का होल्डर होता था और वो जब मन चाहे अपने जीडीआर को शेयर में कन्वर्ट कर सकता था। तो फाइनेंस रेज करने के लिए ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट का भी सहारा लिया जाता था, जिसमें एक कंपनी जो कि डोमेस्टिक कंपनी अपनी एक कंट्री में है, वो शेयर इशू करती थी अपने देश के बाहर की दूसरी कंट्री को। अब जीडीआर का प्रोसेस कैसे था, कैसे ये जीडीआर इशू किया जाता था, वो देख लेते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ इशूइंग जीडीआर। जीडीआर को इशू करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था। जैसे सबसे पहले होती थी इशूइंग कंपनी। इशूइंग कंपनी कौन होती थी? जो शेयर या डिवेंचर जो है वो इशू करती थी। उसके बाद ये नेक्स्ट आता है डिपॉजिटरी बैंक। डिपॉजिटरी बैंक का क्या काम होता था? डायरेक्ट जो कंपनी है वो अगर उसको शेयर इशू करना है तो वो दूसरे कंट्री के लोगों तक, वहाँ के पीपल्स तक कैसे वो शेयर को पहुँचाएगी। तो सबसे पहले तो उसको जो है करेंसी में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमारे देश की जो करेंसी है वो दूसरे देश की करेंसी तो नहीं होगी। जहाँ की जो करेंसी है वो उसी में परचेज कर सकता है। तो इसीलिए जो इशूइंग कंपनी होती थी वो सबसे पहले जो भी उसका जीडीआर होता, इशू करने से पहले जो भी उसका शेयर होता था वो क्या करती थी? डिपॉजिटरी बैंक को हैंड ओवर कर देती थी। सारे शेयर वो डिपॉजिटरी बैंक को दे देती थी, जो किसी फॉरेन कंट्री में होता था। जो डिपॉजिटरी बैंक है वो किसी दूसरी फॉरेन कंट्री में होता था, जिसको इशूइंग कंपनी जो है अपने सारे शेयर हैंड ओवर कर देती थी। यहाँ से फिर वो इशूइंग कंपनी या फिर वो जो डिपॉजिटरी बैंक था वो क्या करता था, वो जिस भी देश में ये शेयर इशू किया जा रहा है, डिपॉजिटरी बैंक क्या करता था, जैसे ये अमेरिकन और यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती थी, तो इसको कन्वर्ट कर देता था उसी करेंसी में। जिस देश में ये शेयर इशू किया जा रहा है, डिपॉजिटरी बैंक का ये काम होता था कि उस देश की करेंसी में शेयर को कन्वर्ट कर देना, ताकि जो है वहाँ के लोग उसको अपनी करेंसी में परचेज कर सके। और वो अक्सर फॉरेन इन्वेस्टर ही होते थे। तो हमारे इंडिया में ये इंडियन कंपनी क्या करती थी? इंडियन कंपनी सबसे पहले अपना शेयर इशू करती थी। जो शेयर ये देती थी डिपॉजिटरी बैंक के हाथ में। जो डिपॉजिटरी बैंक किसी फॉरेन कंट्री में इस्टेब्लिश होता था, वो डिपॉजिटरी बैंक का काम क्या होता था? उस शेयर को जो इंडियन कंपनी ने दिया है, जो कि यूएस डॉलर में था, जो कि यूएस डॉलर में नहीं था, जो कि रुपीज़ में था, उसको वो क्या करती थी? कन्वर्ट करती थी यूएस डॉलर में, ताकि वहाँ के जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो उसमें इन्वेस्ट कर सके और उनका फॉरेन कैपिटल जो है वो हमारी कंट्री में आए। तो ये जो था जीडीआर इशू करने का प्रोसेस था।
नेक्स्ट टॉपिक इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं एडीआर। अब ये क्या होता है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच द नॉन यूएस कंपनीज इशू टू अमेरिकन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फॉरेन कैपिटल। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अमेरिका की कंपनी नहीं है, नॉन यूएस की कंपनियां हैं, वो इशू करती है। किसको? वो अमेरिकन्स लोगों को इशू करती है, ताकि उन लोगों का फॉरेन कैपिटल जो है वो वहाँ उनके हाथ में आ सके। जो नॉन यूएस कंपनी है जो इशू कर रही है शेयर को, वो इशू करती थी अमेरिकन को, ताकि वहाँ का जो फॉरेन कैपिटल है उसको ऑब्टेन कर सके। एंड दे कैन बी लिस्टेड ऑन एनी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, और इसकी लिस्टिंग जो है वो किसी भी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में हो सकती थी। और जो भी एडीआर का होल्डर होगा उसके पास ये राइट होता था कि वो अपने शेयर, जो ये उसका एडीआर है, उसको वो शेयर्स में कन्वर्ट कर सके। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ इशूइंग एडीआर। अब एडीआर को इशू करने का प्रोसेस क्या था? तो ये भी सेम जेडीआर की तरह ही इशू होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो इशूइंग कंपनी है वो अपने सारे शेयर जो है वो अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक को हैंड ओवर करेगी। वहाँ पर डिपॉजिटरी बैंक जो था वो किसी भी कंट्री का हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपर अमेरिकन को ही दिया जा रहा है, इसीलिए अमेरिका का डिपॉजिटरी बैंक है। तो जो भी कंट्री जो है शेयर इशू कर रही है वो सबसे पहले क्या करेगी? अपने शेयर को हैंड ओवर करेगी अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक को। फिर वो अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगा? वो जो शेयर उसको दिए गए हैं उसको वो कन्वर्ट कर देगा एडीआर में, उसको वो एडीआर में कन्वर्ट कर देगा। तो फिर जब वो कन्वर्ट कर देगा तो जो अमेरिका के इन्वेस्टर हैं, जो अमेरिकन के इन्वेस्टर्स हैं, वो अपनी करेंसी में उसको परचेज कर लेंगे, यानी कि यूएस डॉलर में उसको परचेज कर लेंगे। तो सेम एडीआर का प्रोसेस भी वही होता है जैसे जीडीआर था, बस कंट्री का और बैंक का फ़र्क होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेज ऑफ जीडीआर एंड एडीआर। अब जीडीआर और एडीआर के हमें फ़ायदे क्या थे? तो फर्स्ट है गेटिंग फॉरेन कैपिटल। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम अपनी कंट्री का शेयर इशू कर रहे हैं किसी दूसरी फॉरेन कंट्री को, तो हम वहाँ का फॉरेन कैपिटल ऑब्टेन करने के लिए ही कर रहे हैं, ताकि वहाँ की करेंसी जो है वो हमारे देश में आए। तो यहाँ से जीडीआर और एडीआर इशू करने से क्या फ़ायदा मिला कि हमें दूसरे कंट्री की जो फॉरेन कैपिटल है वो हमारे कंट्री में आए, जिसकी मदद से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन गुडविल ऑफ कंपनी। जो भी कंपनीज एडीआर और जीडीआर इशू करती है उनको इंटरनेशनल मार्केट में रेपुटेशन मिलता है, देश उनको जानता है, दूसरे देश तक उनकी पहुंच होती है, लोग उनको इन्वेस्टर्स तक जो है उनकी रीच हो जाती है। तो इससे क्या होता है? उनकी गुडविल अच्छी बनती है, उनकी इमेज अच्छी बनती है, और जब उनकी गुडविल और इमेज अच्छी बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि डायरेक्टली जो इफेक्ट है वो उनके सेल्स पे जाएगा, उनका सेल्स जो है वो भी इंक्रीज होगा। लास्ट इज लेस एक्सपेंस। जीडीआर और एडीआर को इशू करने में भी कोई खास जो है एक्सपेंस नहीं करना होता है इशूइंग कैपिटल को, बस इनका एक प्रोसेस है वो फॉलो करना होता है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। तो इसीलिए ये कुछ जीडीआर और एडीआर के एडवांटेजेस थे। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, आईडीआर, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। ये क्या होता है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज़ इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट। आईडीआर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो इशू करने वाली कंपनी होती है, इस केस में वो एक फॉरेन कंपनी होती है, जिसको शेयर्स जो वो इशू करती है उसको जो है कन्वर्ट करना होता है हमारे इंडियन रुपीज़ में, ताकि हमारे यहाँ के जो इंडिया के इन्वेस्टर हैं वो आईडीआर को परचेज कर सके। तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट की यही खासियत होती है कि इसको इशू करने वाली जो कंपनी है वो कोई फॉरेन कंपनी होती है, जो इशू करती है हमारे देश के लिए, ताकि हमारे यहाँ के लोग, इंडियन इन्वेस्टर, उसको परचेज कर सके। तो यहाँ, ताकि यहाँ से जो कैपिटल है वो फॉरेन कंट्री को मिले। दे कैन बी लिस्टेड ऑन एनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। और आईडीआर जो होता है ये किसी भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में ही लिस्टेड हो सकता है। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ इशूइंग आईडीआर। अब आईडीआर को इशू करने का प्रोसेस क्या होता है? तो सबसे पहले जो इशूइंग कंपनी होती है, इस केस में वो एक फॉरेन कंपनी होती है, वो दूसरे देश की जो है वो कंपनी होती है, और उसको काम करने से पहले यहाँ के फाइनेंस मिनिस्ट्री से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है आईडीआर के लिए वर्क करने से पहले। तो इशूइंग कंपनी जो होती है वो फॉरेन कंपनी होती है, वो अपना शेयर जो है इंडियन डिपॉजिटरी बैंक को हैंड ओवर करती है। फिर इंडियन डिपॉजिटरी बैंक जो है उनके शेयर को वो कन्वर्ट करती है आईडीआर में। तो आईडीआर में कन्वर्ट जब हो जाता है तो क्या होता है, जो इंडिया के इन्वेस्टर होते हैं, आईडीआर कन्वर्ट हो गया तो वो इंडियन रुपीज़ में आ गया, तो यहाँ के इन्वेस्टर उसको ख़रीद पाएंगे। तो इंडियन इन्वेस्टर के हाथ में जब वो आता है फिर वो उसे ख़रीदते हैं, और इस तरह से जो यहाँ की करेंसी है वो फिर दूसरे देश को भी मिलती है। तो ये आईडीआर इशू करने का प्रोसेस था। अब नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेज ऑफ आईडीआर। आईडीआर इशू करने के हमें क्या एडवांटेज मिलते हैं? फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी।
इंडियन इन्वेस्टर जो होते हैं उनको आईडीआर की मदद से एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको जो है फॉरेन तक उनका रीच होता है। न्यू प्रोडक्ट, इंडियन स्टॉक मार्केट जो है हमारा, उसको आईडीआर एक नया प्रोडक्ट इशू कर प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कराता है, क्योंकि जब दूसरे देश की कंपनी हमारे यहाँ पर जो आ रही है शेयर इशू करने के लिए, हमारे यहाँ पर वो शेयर लेके आ रही है, कन्वर्ट कर रही है, हमारे यहाँ के इन्वेस्टर जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक नया प्रोडक्ट हमारे देश में आ रहा है। लास्ट इज रिड्यूस रिस्क ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्टर ऐसा चाहते हैं कि वो अपने पैसे को विदेश तक लेके जाएं, अपने पैसे को अब्रॉड तक लेके जाएं, अपना मनी जो है उसको अब्रॉड तक लेके जाएं, तो उनको आईडीआर की मदद से एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। और यहाँ पर रिस्क भी कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर पैसा डूब जाएगा या फिर कोई लेके भाग जाएगा, ये सेफ़ होता है। तो इसीलिए इंडियन इन्वेस्टर का जो है रिस्क भी कम हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज पार्ट 1, इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल बिजनेस।